सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं वो आखिर किस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो जातिवादी मॉडल है उससे जुड़ी हुई हैं। और सामान्यतः भारत के संदर्भ में अक्सर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अर्थव्यवस्था के मुद्दे को ठीक वो उन दृष्टिकोणों से नहीं देखा जाता है जिनसे देखे जाने की ज़रूरत है। चलिए तो अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ जो है आप तक लाउड एंड क्लियर पहुंच रही होगी। और अगर किसी को वॉइस को लेके कोई इशू होते हैं तो वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक। और तमाम सारे वो समाज के मुद्दे जिन पर सामान्यतः चर्चाएं नहीं की जाती हैं, उस तरह से चीज़ों को गहराई से लोगों के सामने नहीं रखा जाता है जो जिसकी आवश्यकता है, उन्हें हम यहाँ पर लगातार मूल्यांकन पर उठाते रहते हैं। आज की जो हमारी स्ट्रीम है वो एक ऐसे ही मुद्दों पे है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत इस समय एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बड़े धीमे से आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि भारत का रुपया ऐतिहासिक रूप से उन मात्र कुछ महीनों में ही 90 से 96 पे पहुंच गया है और दुनिया में कोई भी करेंसी इतनी तेजी से वर्तमान में नहीं गिर रही है जैसा कि भारत का रुपया गिर रहा है। और इसी रफ्तार से अगर भारत का रुपया डॉलर के सामने कमजोर होता रहा तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की स्थिति तक भी पहुंच सकती है। ठीक, तो हालात बेहद नाजुक हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इन तथ्यों से इस चीज को देख सकते हैं कि भारत का रुपया 96-97 तक पहुंच चुका है। डॉलर के सापेक्ष 100 के ऐतिहासिक जो मनोवैज्ञानिक एक रेखा है उसे बहुत जल्दी कुछ दिनों में छू जाएगा। ठीक, और भारत के प्रधानमंत्री को भारत के खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए जनता से अपील करनी पड़ी कि वो सोना नहीं खरीदें 1 साल तक, खाने के तेल का कम उपयोग करें, विदेशी यात्राओं पर ना जाएं यानी जिससे रुपया खर्च ना हो, और वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करें। तो किफायत यानी ऑस्टेरिटी यानी कम खर्चा करने की बात यहाँ पर की जा रही। ठीक, इसके अलावा भी चांदी के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। और अभी अभी ये कुछ न्यूज़ आई है कि जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के कंप्रेसर्स होते हैं उनकी आयात को भी हतोत्साहित किया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पे हम ये देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट है और हमारे सामने भुगतान संतुलन की एक बड़ी चुनौती या समस्या खड़ी हो गई है। हमारे पास डॉलर जो हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं, हमारी निर्भरता विदेशी वस्तुओं पर बहुत अधिक है, आयात पर बहुत अधिक है, और उस आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए डॉलर की कमजोरी जो है लगातार हमारे लिए समस्याओं का सबब बनी हुई है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बड़ी तेजी से भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक बहुत बड़े संकट की तरफ इतिहास में दूसरी बार आगे बढ़ रही है। हम इससे पहले भी 1991 में इसी तरह के संकट से जूझ चुके हैं और अब हम बड़ी तेजी से भुगतान संतुलन के दूसरे संकट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो अभी भारत के जो वर्तमान आर्थिक हालात हैं 2026 मई 2026 में जो भारत की गंभीर आर्थिक हालात हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे सामने भुगतान संतुलन यानी डॉलर की रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर के सापेक्ष कमजोर होता जा रहा है और कुछ समय में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बड़ी तेजी से डिफ्लीट हो रहा है और सरकार के पास एक समय के बाद भुगतान संतुलन यानी रुपये से डॉलर एक्सचेंज करके देने के लिए डॉलर की यानी विदेशी मुद्राओं की समस्या हो जाएगी। ठीक, भारत के आयात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अब इम्पोर्टर एक इकोनॉमी है, विदेशी वस्तुओं पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है, हमारे आयात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें बड़ी तादाद में डॉलर चाहिए, विदेशी करेंसी चाहिए इन आयातों के भुगतान के लिए जो कि शॉर्टेज में। ठीक, ये भी एक समस्या है। और
एक और बड़ी परेशानी है कि भारत से लगातार विदेशी निवेशक अपना निवेश निकाल के भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि भारत को अब एक सुरक्षित देश के रूप में नहीं देखा जा रहा है। भारत की जो कंपनियां हैं उनके जो प्रदर्शन है वो गिरते चले जा रहे हैं। मांग, डिमांड जो भारत में वो बेहद कमजोर हो गई है और एक सीमित छोटा सा एक वर्ग है 10 करोड़ लोगों का, उसके पास ही परचेसिंग पावर है, बाकी आम जनता निर्वहनीय स्थिति में है। ऐसे में डिमांड के संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था जूझ रही। ठीक, ये और ज्यादा विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर रहा है। भारत में निवेश करने वाले लोग अब पीछे हटते चले जा रहे हैं और जितना रुपया गिरेगा उतना निवेश की समस्याएं आती चली जाएगी। ठीक, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत में औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास समुचित कभी नहीं हुआ, क्योंकि भारत में रिसर्च इनोवेशन की हमेशा कमी थी और हम हमेशा विदेशों से सामान लाकर, कच्चा माल लाकर या विदेशों से सामान लाकर भारत में बेचकर या किसी और देश में बेचकर लाभ अर्जन करने वाली अर्थव्यवस्था ही रहे। तो जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो भी बेहद कमजोर हैं इंपोर्ट्स की तुलना में। ठीक, हम हमेशा घाटे की स्थिति में रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार संतुलन की स्थिति में। ठीक, तो इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और ये कोई एकाएक दिन में एकदम से हुई समस्याएं नहीं है, ये लंबे समय की मक्कारी है जो इस खाड़ी युद्ध की वजह से जो वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन खराब हुई है उससे हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं बनती हुई चली गई। ठीक, तो दर्शकों ये हमारे वर्तमान आर्थिक सूरत हाल है और इन्हें देखकर अगर आपको ये लगता है कि भाई ये कोई आकस्मिक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है। पहले भी जब वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तब भी भारत की ये जो कमजोर अर्थव्यवस्था है जो कि आयातों पर निर्भर है, जिसके पास क्या बोलते हैं कोई खास निर्यात नहीं है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, जिसके पास हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था के पास हमेशा भुगतान संतुलन यानी विदेशी मुद्रा की हमेशा कमी रही है, ऐतिहासिक रूप से कमी रही है। ऐसी समस्या से हम पहले भी जूझ चुके हैं, कई बार जूझ चुके हैं और 1991 में तो ऐतिहासिक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से हम जूझ रहे थे जब हमारे पास मात्र कुछ ही हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और महंगाई बढ़ रही थी। आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी हो रही थी। ऐसी स्थितियों से हम पहले भी 1991 में जूझ चुके। ठीक, और फिर हमने देखा कि उस समय की सरकार ने विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधार किए गए और ये आर्थिक सुधार उदारीकरण से संबंधित थे, वैश्वीकरण से संबंधित थे और निजीकरण से संबंधित थे, अर्थात प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण किया गया। सरकार ने ऐसे सरल नियम बनाए ताकि व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिल सके और वैश्वीकरण यानी विदेशी अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया गया। विश्व की अर्थव्यवस्था के हम भाग बन गए और ये हुआ सेवा, निवेश और क्या बोलते हैं सेवाओं के जरिए, ठीक, निवेश के जरिए और तमाम सारी वस्तुओं के आदान प्रदान को सरल बनाने के जरिए। ठीक, अब भारत से विदेश में और विदेशों से भारत में सेवाएं आसानी से दी जाने लगी। विदेशी वस्तुओं का भारत ने जो विदेशी मुद्रा है उसे प्रोत्साहित करने के लिए जो वैश्विक स्तर की व्यापार और क्या बोलते हैं रुपए के जो एक्सचेंज वैल्यू सिस्टम है उसे अपना लिया और साथ में क्या बोलते हैं निवेश को आमंत्रित बड़े पैमाने पे किया। तो ये सब हम वैश्वीकरण के दौर में कर चुके हैं। व्यापार, ठीक है, निवेश, वस्तुओं का सरल आसान आना जाना, सेवाओं का सरल आसान आना जाना, निवेश का सरल आसान आना जाना, ये सब बना चुके हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई अभी 1991 के बाद ये सब आर्थिक सुधार किए गए और दुनिया ने हमें बताया कि इस तरह के आर्थिक सुधार करिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक सुधार बताया। इसके बाद पूंजी का प्रवाह भी हुआ, देश को समृद्धि की तरफ आगे भी बढ़ा, लेकिन मात्र 2026 में है आर्थिक सुधार ने 1991 के 25-26 सालों में आज हम फिर से वहीं पर खड़े हुए हैं जहां से हम 1991 में चले हुए थे। हमारे सामने भुगतान संतुलन की समस्या है, ठीक, हमारे सामने निवेश की समस्या है, हमारे सामने क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की समस्या खड़ी हो गई है, हमारे सामने एक्सचेंज की समस्या खड़ी हो गई है, महंगाई की समस्याओं से हम जूझ ही रहे हैं और फिर एक छोटी सी आर्थिक समस्या की वजह से, वैश्विक परेशानी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से दिवालिया होने की स्थिति में फिर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, तो मतलब मुद्दा यह है कि पिछले 78 सालों के हमारे पूरे
आर्थिक प्रगति के इस दौर में देश 78 सालों के स्वतंत्रता के बाद की जो हमारा इतिहास है उसमें छोटे मोटे अवसरों को छोड़ दिया जाए तो दो बड़े झटके की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 1991 में हम लगभग दिवालिया हो गए थे और अब 2026 में हम दिवालिया होने की स्थिति में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई अपवाद ना हुआ और कोई बड़े सुधार नहीं हुए तो निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने में हम उसी हालात में होंगे जो 1991 में हम थे। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि भाई मात्र 78 सालों के आजादी के बाद के इतिहास में हम दो बार उसी स्थिति में, पहली बार 1991 में उस हालात में पहुंच गए, आर्थिक दिवालिया होने की स्थिति में आ गए। 2026 में फिर हम एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक और 1991 से कई बड़े आर्थिक परेशानियों और जंजाल में जूझ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई आखिर कारण क्या है, इतने बुरे हाल दुनिया के दूसरे किसी बड़े देश के क्यों नहीं हुए, और आखिर भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन से फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनके निदान नहीं हो पा रहे और जिनकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बार बार उसी समस्या में फंस जाती है जो पहले थी, यानी भुगतान संतुलन। हमेशा हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी रहती है। ठीक, आयातों पर हम पहले भी निर्भर थे, अभी भी हम बहुत ज्यादा आयातों पर निर्भर हैं। रिसर्च इनोवेशन ना पहले था ना अब हमारे पास है। ठीक, उसके बाद डिमांड हमेशा हमारी बनी रहती है विदेशी वस्तुओं के लिए। टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है कीमती चीजों के लिए। तो जो पुरानी समस्याएं थी, बीमारियां थी, वो तो अभी भी अर्थव्यवस्था में बनी है। फिर सुधार किए गए, सुधार हुए भी, लेकिन ये बड़े पैमाने पे अर्थव्यवस्था को छू नहीं पाए और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से उसी दो राह पे खड़ी है जो 1991 में हम जहां से सुधारों के बाद चले थे। ठीक, तो आखिर परेशानी क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है हमारी अर्थव्यवस्था की, इसे आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 78 सालों में हम दो बार उसी दो राह पे खड़े, और 1991 का तो समझ में आया कि पहला झटका लगा था, पहली बार भारत दिवालिया होने की स्थिति में आया था, फिर सुधार कर लिए गए और सुधार करने के बाद फिर 2026 में हम वहीं खड़े हुए हैं। हमारे पास फिर डॉलर नहीं है, हमारे क्या बोलते हैं व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए और विदेशी एक्सचेंज जो सिस्टम है उसे बनाए रखने के लिए हमारे पास फिर विदेशी मुद्रा की कमी है। तो आखिर क्या कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था में, मोटे मोटी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसे ही हम समझने की बात का आज ध्यान देंगे और इसी चीज को समझने की हम कोशिश करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल बताया था उससे इस पूरे दृष्टिकोण को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ठीक, तो दर्शकों देखिए पूरी कहानी कहां से शुरू होती है। पूरा मामला शुरू होता है आजादी के बाद से। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और समाजवाद के मॉडल के तहत ये तय किया गया उस दौर में कि समाजवादी मॉडल के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया जाएगा। समाजवादी मॉडल, समाजवाद, सोशलिस्ट मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का युक्तिपूर्ण बंटवारा, मतलब ये माना गया सरकार के द्वारा कि भारत की जो समस्या है वो गरीबी है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर है, और अमीर गरीब के बीच का अंतर खत्म कर दिया जाए तो भारत की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और भारत एक विकसित देश में परिवर्तित हो जाएगा। उस समय की सरकार ने ये माना और समाजवादी मॉडल के तहत संसाधनों के युक्तिपूर्ण बंटवारे पर जोर दिया गया। ठीक, इसी दिशा में सारे अर्थ संसाधन जो है सरकार के और योजनाएं इसी दिशा में काम करने लगी। नेहरू का दौर था, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, 5-5 साल के लिए क्षेत्र विशेष के चयन किए गए और उनमें सुधार करने की बात की गई। नेहरू के दौर में औद्योगिकरण किया गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम खोले गए और इनकी संख्या बढ़ के 1991 तक 250 से ज्यादा की हो गई। तो समाजवादी मॉडल के तहत गरीब अमीर के भेद मिटाने के प्रयास किए गए, संसाधनों को अमीर गरीब में बराबरी उपयुक्त बांटने की कोशिशें की गई। ठीक, और साथ में देश के औद्योगिकरण के भी प्रयास उस समय किए गए। ठीक, ये सब किए गए और ये सब कोशिशें की गई और ये कुछ हद तक आगे भी बढ़ी। ठीक, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये समाजवादी मॉडल में गरीब अमीर के अंतर को खत्म करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने की जो बात की गई थी, उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जातिवादी मॉडल है उसका निदान नहीं हो पाया। ठीक, ये तो पता होगा ना कि भारत हजारों सालों से ठीक एक वर्ण जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, जिसमें लोग पैदाइश के साथ अपनी
क्या बोलते हैं वर्ण लेकर पैदा होते हैं, जाति लेकर पैदा होते हैं और जाति के व्यवसाय ही करते रहते हैं। ठीक। तो जो भारत का जो जातिवादी मॉडल है, जो किसी भी किस्म के पूंजी के निर्माण को, जो किसी भी किस्म के क्या बोलते हैं विज्ञान, तर्क और अनुसंधान को, जो किसी भी किस्म के क्या बोलते हैं आधुनिक प्रगति को हतोत्साहित करता है और जो कि आधारित है जातिगत व्यवस्था के तहत अपने से नीची जाति के लोगों को आर्थिक शोषण के जरिए अधिक से अधिक लाभ कमाने पर, जिसे बढ़िया बुद्धि या बढ़िया सोच भी कहते हैं, वणिक सोच भी कहते हैं। ठीक। लोगों का शोषण करके जातिवादी मॉडल में अधिक से अधिक लाभ कमाना, इस पे आधारित है, अपने से नीची जाति का शोषण करने पर आधारित है। ये जो जातिवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है, इसके निदान नहीं हो पाए। और जो समाजवादी मॉडल है उसमें इस जातिवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल के कोई हल ही नहीं थे। नतीजा ये देखते हैं कि 1991 तक आते आते वैश्विक समस्याएं तो थी, लेकिन उससे पहले ही जो सुधारवादी या समाजवादी मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था के विकास की जो सपने देखे गए थे उसमें विसंगति आ जाती है। नेहरू ने जो उद्योग स्थापित किए पंचवर्षीय योजनाओं के तहत और PSUs जिसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्टैब्लिश की, वो सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कुछ खास जाति वर्ग के लोगों के अड्डे बन गए और ये अपनी जातिगत मानसिकता के तहत उन क्या बोलते हैं बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSUs उद्योग जो थे, जिनका उद्देश्य देश में रिसर्च, इनोवेशन, नवाचार, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था, इसके बजाय ये जातिवादी मानसिकता के लोग वहां पे अड्डे जमा के बैठ गए, भाई भतीजाबाद करने लगे और उन उद्योगों को आगे बढ़ाने की जगह वो शोषण करना शुरू कर दिया। उन्हें विकसित करने की बजाय उनके लाभ लेने इन्होंने शुरू कर दिए। और ये सारे पंचवर्षीय योजना, ये सारे PSUs जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के तहत विकसित किए गए जो उद्योग थे नेहरू के दौर के, ये सारे घाटे में पहुंचा दिए गए। ठीक। क्यों परेशानी कहाँ है? परेशानी यहाँ पे उस जातिवादी मॉडल की है। भारत की जो जातिवादी समाज है ये कभी भी पूंजी के उन्नयन, निर्माण पर आधारित नहीं है। इसकी सोच ही नहीं है ऐसी। इसकी सोच इसके वनस्पत उल्टी है कि अपने से नीची जातियों का शोषण करके आर्थिक लाभ अर्जित किए जाए। इसकी सोच ये नहीं है कि हम अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण करें, उन्नयन करें, नवाचार करें, इनोवेशन करें, रिसर्च करें, उसके आधार पर औद्योगिकरण करें और अधिक से अधिक सामान विदेशों में बेचकर पैसे कमाएं। भारत की जातिवादी मॉडल की ये सोच ही नहीं। इस जातिवादी मॉडल की एक सोच है कि हजारों सालों की जातिगत व्यवस्था, जिसमें कोई ऊंची जात का होगा, कोई नीची जात का होगा, जो नीची जात का होगा उससे ऊपर वाली जात के लोग उसका शोषण करेंगे और उससे अधिक लाभ कमाएंगे, इस पर आधारित है। तो जो पंचवर्षीय नेहरू के दौर में जो PSUs विकसित किए गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विकसित किए गए, वो घाटे में जाने लगे और ऑब्वियसली उन पे खास जाति वर्ग के लोग के कब्जे थे और इनकी मानसिकताएं कोई रिसर्च, इनोवेटिव सोच की नहीं थी, तर्कवादी नहीं थी, शोषणकारी थी, अधिक से अधिक लाभ कमाने की थी। तो 1991 के पहले तक हम ये देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे वो घाटे में चल रहे थे। ठीक। और भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही थी और उसी समय हम ये देखते हैं कि रूस का विघटन होता है, 10 से ज्यादा देशों में रूस टूट जाता है, वैश्विक महामंदी आती है और पहले से चल रही समाजवादी मॉडल के तहत चल रही अर्थव्यवस्था पहले ही परेशानियों में चल रही थी, जातिवादियों के अड्डे बन गई थी। वो उस दौर में, जिस दौर में क्या बोलते हैं हम आर्थिक सुधार भी नहीं किए थे, अपने रुपए की कीमत हम खुद तय कर लेते थे अब रुपए के अवमूल्यन के जरिए, वैसे ही भारत में निवेश नहीं आते थे, हम बड़े आर्थिक संकट में पहुंच गए। हमारे पास डॉलर या विदेशी मुद्रा आने के उस समय स्रोत बहुत कम थे। ठीक। और समाजवादी मॉडल के तहत जो भी उद्योग विकसित किए गए, ये भारत में क्या बोलते हैं उस तरह की औद्योगिक संस्कृति को विकसित करने में असफल रहे जिसके जरिए भारत बहुत सारे सामान का निर्माण करेगा, औद्योगिकरण करेगा, विदेशों में माल बेचेगा और डॉलर कमाएगा। वो कभी हो ही नहीं पाया। ना घरेलू मांग की पूर्ति हुई, ना विदेशों में सामान बेचकर एक्सपोर्टर इकोनॉमी बन पाए और नतीजा 1991 में भारत आर्थिक दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया। हमारे पास मात्र कुछ हफ्ते का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा। पहले तो विदेशी मुद्रा भंडार के स्रोत भी बहुत कम थे और बहुत ही कम समय का विदेशी मुद्रा भंडार बचा। नतीजा ये हुआ कि भाई सोना गिरवी रख के कुछ समय का खर्चा चलाया गया और उसके बाद फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हमने लोन लिया, उधार लिया और नतीजा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हमारे ऊपर कुछ शर्तें लगाई ताकि भारत दोबारा दिवालिया ना हो।
ठीक। तो पहला जो अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगा वो था समाजवादी मॉडल के तहत 1947 से 1991 तक का जो प्रयोग किया गया, उस प्रयोग को भारत की जातिवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल ने असफल कर दिया। ठीक, जातिवादी लोगों ने उस मॉडल को सफल ही नहीं होने दिया और 1991 में वो समाजवादी मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था के विकास का जो सपना था वो टूट गया, वो काम नहीं किया। ठीक, और क्यों? क्योंकि उसमें जातिवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल के निदान नहीं थे। और फिर हमने विदेशों से लोन वोन लिया, फिर विदेशों से लोन लिया तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हमारे ऊपर शर्तें लगाई। उन्होंने कहा कि भाई दोबारा दिवालिया नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, आपको उदारीकरण करना है, लिबरलाइजेशन करना है, आपको अपनी अर्थव्यवस्था को अब खोलना है। ठीक, नियम सरल, नियम कायदे कानून सरल बनाने, ताकि विदेशों से आने वाला निवेश आसानी से, उद्योग और औद्योगिक निवेश आसानी से भारत में काम कर सके। ठीक, उन्होंने हमसे ये शर्त रखी कि भाई अब हमें अपने रुपए को जो लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उदारीकृत मुद्रा की विनिमय प्रणाली है, उसके तहत लाना पड़ेगा। आप अपने रुपए की कीमत खुद तय नहीं कर सकते। अब जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जिसमें किसी रुपए और डॉलर की कीमत मांग और आपूर्ति तय होती है, उसके तहत आपको लाना पड़ेगा, ताकि रुपए का एक रियल कीमत, जो बाजार कीमत है, उस पर रुपया व्यापारी व्यापार करें तो भारत आने में उन्हें आसानी रहे। तो हमने लम्स जिसे कहा जाता था, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसे अपना लिया। ठीक, फिर हमसे कहा गया कि भाई आप क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ आप वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाइए, ग्लोबलाइजेशन भी अपनाइए और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दीजिए। और ये कैसे होगा? तो आपको सेवाओं के आदान प्रदान को सरल बनाना होगा। सर्विसेज, कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर और भारत में अंदर आकर आसानी से सर्विसेज दे सके। निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश के नियम सरल बनाने होंगे। विदेशी मुद्रा भारत में आसानी से आ जाए और भारत से भी मुद्रा आसानी से जाए, तो निवेश के नियम सरल बनाने होंगे। हमने निवेश के नियम सरल बनाए। ठीक, फेमा को क्या बोलते हैं, फेरा को फेमा कर दिया। ठीक, फिर क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट हुआ, निवेश हुआ, और साथ में जो विदेशी वस्तुओं का आना जाना है उसे भी सरल बना दिया जाए। तो ये भी हमने दोनों कर दिए, तीनों प्रक्रियाएं अपनाई। ठीक, तो हम लिबरलाइजेशन की तरफ गए, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए कि सरकार सभी उद्योग धंधे चलाना बंद करे और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जगह बनाई जाए, क्योंकि सरकार का काम उद्योग धंधे चलाना नहीं है आधुनिक अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सरकार ये करेगी तो जनता क्या करेगी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए। तो आवश्यक क्षेत्रों को छोड़ के बाकी जगह प्राइवेट इक्विटीज यानी प्राइवेट फर्म्स को जगह दी गई। ये सब 1991 में किया गया। सरकार धीरे धीरे पीछे चली गई। जो नेहरू के जमाने में स्थापित किए गए उद्योग थे, उनमें से जो खराब उद्योग थे वो बेच दिए गए, उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। जो फायदे में चल रहे उद्योग थे उन्हें नवरत्न दर्जे दे दिए गए, उन्हें खुद अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रताएं दे दी गई ताकि वो खुद अपना विकास कर सकें। तो ऐसे करके नवरत्न स्टेटस मिल गया। बहुत सारी भेल नेल तमाम सारी कंपनियों को ये नवरत्न स्टेटस मिला, यानी ऑटोनॉमी मिल गई, अपने निर्णय खुद लेने की उन्हें क्षमताएं मिली, ताकि वो खुद तय करें कि फायदे नुकसान के हिसाब से किसे रखना है, किसे हटाना है। ये सब 91 के बाद भारत में शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़े, बड़े पैमाने पे पूंजी का प्रवाह हुआ, बहुत सारा पैसा भारत की तरफ आया, निवेश भारत की तरफ आया, भारत से लोग विदेशों में काम करने गए, उन्होंने डॉलर में पैसा कमाया और भारत भेजा। ठीक, उसके बाद भारत में इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपने मल्टीनेशनल मॉडल्स लेकर आ गई, इन्वेस्टमेंट आना, पैसे का प्रवाह होने शुरू हो गया। तो 1991 के बाद 2004-05 तक पूंजी का प्रवाह शुरू होता है, नियम सरल बनाए जाते हैं। 2007-08-09 तक हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया अच्छे से चलने लगी और भारत में अब पूंजी का प्रवाह होने लगा, विदेशों से पैसा आना शुरू हो गया। ठीक, इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए, विदेशी वस्तुएं आना शुरू हो गई और कुछ सीमित दायरे में भारत में भी एक्सपोर्ट शुरू कर दिए गए। जो भी आधुनिक दौर पे होते थे वो भी एक्सपोर्ट हमने शुरू कर दिए। ठीक, तो जो पुराना भुगतान संतुलन की समस्या थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी, डॉलर की समस्या थी, उसमें कुछ हद तक हमें रिलीफ मिलना शुरू हो गया। हमारे लोग पढ़ लिख कर विदेशों में गए, वहां जाके उन्होंने काम किया, रेमिटेंस यानी बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा भारत वो भेजने लगे। आज भारत सबसे बड़ा रेमिटेंस भेजने वाला देश में से एक है। ठीक,
भारत में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट आया, तो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां आना शुरू हो गई और इनके जरिए निवेश भी भारत में आना शुरू हो गया। तो पोर्टफोलियो निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफडीआई, सभी तरह के निवेशक भारत में आना शुरू हो गए। ठीक, तो पूंजी आना शुरू हो गई। ठीक, विदेशी वस्तुएं भारत में आना शुरू हो गई, जिससे भारत का तकनीकी उन्नयन हो सका। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी सस्ती, वो सब भारत में आना शुरू हो गई। तो इस पूरे दौर में हमें देखते हैं कि भाई 1991 के बाद से लेके भारत में व्यापार, निवेश, ये सब आसानी से आया, भारत की तरफ आता चला गया। तो हमने जो 1991 के बाद आर्थिक सुधार किए और नया जो कैपिटलिस्टिक मॉडल अपनाया, हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले समाजवादी थी उसे हमने समाजवादी पूंजीवादी कर दिया और इसमें कैपिटलिज्म भी जोड़ दिया, पूंजीवाद भी जोड़ दिया। उसके नतीजतन ये हुआ कि भारत में बड़े पैमाने पे आर्थिक प्रवाह होने लगा, पूंजी का प्रवाह होने लगा, व्यापार, सेवा, निवेश, ये सब आने जाने लगा। संपत्ति आई, संपदा आई, धन संपत्ति आई, सब कुछ आया। ठीक, लेकिन एक समस्या जो थी कि इस पूंजीवादी मॉडल के पास भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जातिवादी मॉडल है उसका कोई तोड़ नहीं था। तो जो भी पूंजी आई, संपत्ति आई, पैसा आया, ये समाज के एक छोटे से वर्ग के पास सीमित रह गया। मतलब ये कि आर्थिक सुधारों के बाद जो भारत में अपॉर्चुनिटी यानी जो मौके पैदा हुए, वो मौके समाज की अगड़ी जातियों ने, सवर्णों ने हथिया लिए। कोई अंबानी जो पेट्रोल पे काम करता था वो आज बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया, क्योंकि वो उस मौके को हथियाने के लिए आगे बैठा था और बाकी के उद्योगपतियों ने भी इस मौके को हथिया लिया। तो जो ऊंची जातियां थी उन्होंने जो भी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई आर्थिक सुधारों के बाद, निवेश पैदा हुआ, फायदे पैदा हुए, चाहे विदेशों में जाकर काम करने के अवसर पैदा हुए, चाहे भारत में निवेश करके उद्योग स्थापित करने के मौके पैदा हुए, इन सब को समाज के एक निश्चित छोटे से वर्ग ने हथिया लिया। ये वही अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल। ठीक, तो हुआ ये कि भारत में जो क्रय शक्ति है, पैसा है, धन का केंद्रीकरण, वो समाज के कुछ निश्चित वर्ग के हाथ में रहा। और ये निश्चित वर्ग आज की स्थिति में कुछ 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों का वर्ग है। 1 अरब 50 करोड़ लोगों के देश में क्रय शक्ति जिसे हम कहते हैं, परचेसिंग पावर कहते हैं, वो निश्चित मोटे मोटे तौर पर 10-20 करोड़ लोगों के हाथ में। बाकी लोग कौन है? बाकी देश की 65% अर्थव्यवस्था जनसंख्या वो है जो 5 किलो राशन पे पल रही है। ठीक, इसके अलावा बाकी के लोग हैं जो निर्वाहनीय जीवन जी रहे हैं, छोटे मोटा काम वाम कर रहे हैं और कुछ जीवन चला रहे हैं। ठीक, देश में आपको बहुत सारे व्हीकल्स दिखते हैं, बहुत सारे वाहन दिखते हैं, मोटरसाइकिलें दिखती हैं, कार दिखती हैं, और आप डेटा पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की जनसंख्या के 10% लोगों के पास भी व्हीकल्स नहीं है। सॉरी, मात्र 10% जनसंख्या के पास ही व्हीकल्स हैं। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो भारत की है उनके पास व्हीकल्स नहीं है। ठीक, हमें आसपास देख के लगता है सबके पास मोटरसाइकिल है, कारें हैं, व्हीकल्स हैं, पर अब आंकड़ों पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये उतना सच नहीं है। शहरों में ये चकाचौंध हमें झूठ दिखाती है। देश में 10-12% लोग होंगे जिनके पास व्हीकल्स हैं। ठीक, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है जिसके पास व्हीकल्स मौजूद है। ठीक, और अगर सेकेंड हैंड व्हीकल्स भी लगा लेंगे तो कुछ परसेंट और जोड़ लीजिए आप, और बड़ी तादाद नहीं है जिनके पास व्हीकल्स मौजूद है। ठीक, तो ये भारत के वर्तमान सूरत हाल है। परचेसिंग पावर ही नहीं है ना। 65% जनसंख्या अगर 5 किलो राशन पे टिकी है तो क्या ही स्थिति होगी आपके देश की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आर्थिक सुधारों के बाद जो भी पूंजी का प्रवाह हुआ, पैसा आया, संपत्ति आई, जो भी मौके अवसर हुए, ये समाज के उच्च जाति वर्ण के लोगों ने हथिया लिए। ठीक, और जमीन पर या निचले स्तर पर जो समाज का निम्न जाति वर्ग है उसके पास कोई बहुत अधिक इस पूंजी के लाभ नहीं पहुंच पाए। ठीक, उसका कोई बहुत अधिक आर्थिक विकास नहीं हो पाया। ठीक, और यही वो कारण है जिसके कारण आज हम देखिए कि हम फिर से उसी समस्या, उसी जंजाल में उलझे हुए हैं जिसमें हम पहले उलझे हुए थे। मतलब ये कि हमारे पास आज 2026 में फिर वही समस्या है। वो समस्या क्या है कि हमारे पास डॉलर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक, एक्सचेंज के लेकर समस्याएं हैं। क्यों समस्याएं हैं? क्योंकि भारत जो है वो एक आयातित अर्थव्यवस्था है, वो बहुत अधिक विदेशी आयात पर निर्भर है। हम विदेशों से सामान बहुत अधिक मंगाते हैं और उसका कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक, और चूंकि आयातों पर हमारी बहुत अधिक निर्भरता है तो इन सामानों को खरीदने के लिए हमें
डॉलर्स या विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ता है। विदेशी मुद्रा के जो स्रोत हुआ करते थे वो पहले थे रेमिटेंस, विदेशों भारत के लोग विदेशों में काम करते थे, उससे कुछ पैसा प्राप्त हो जाता था, कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाता था, उससे कुछ पैसा प्राप्त हो जाता था, ठीक, और कुछ हम लोन वगैरह ले लेते थे, उससे पैसा प्राप्त हो जाता था। तो ये कुछ स्रोत थे जिनसे विदेशी मुद्रा हमारे भारत में आ जाया करती थी, ठीक। अब समस्या ये है कि ये इस युद्ध के कारण ये कम हो गया, यानी रेमिटेंस आना कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भारत से उड़ते चले जा रहे हैं, ठीक, और आने की जगह जाना ज्यादा फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गई है। और दूसरा, हम और ज्यादा क्या बोलते हैं अपने देश में एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पाए कि हमारे इंपोर्ट की भरपाई कर सकें, ठीक। तो हमारे पास आयात तो बढ़ रहे हैं, हमारी डिमांड तो बढ़ती जा रही है जनसंख्या की वजह से, लेकिन जो हमारे निर्यात हैं यानी पैसे की आवक, डॉलर की आवक, वो उतनी नहीं बढ़ रही। तो ऑलरेडी हमारे सामने भुगतान संतुलन की एक परेशानी थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फ्रंट पे हम पहले से ही परेशानियों में थे, हमेशा हमारे एक्सपोर्ट कम रहते थे, इंपोर्ट ज्यादा रहते थे, और हमेशा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में घाटे में ही रहते थे। इस युद्ध में हमारे लिए बड़ी सारी परेशानियां पैदा कर दी, उन चीजों को जो कुछ महीने बाद घटती अभी से पैदा कर दिया, ठीक। तो 1991 में भी हम वहीं खड़े थे, एक वैश्विक समस्या घटी, रूस का विघटन हुआ, विश्व में आर्थिक मंदी आई, और हमारे पास डॉलर नहीं थे, क्या विदेशी मुद्रा नहीं थी अपने आयातों को खरीदने के लिए। 2026 में भी हम फिर वहीं खड़े हुए हैं, जहां एक बड़ी आर्थिक समस्या पैदा हो गई इस खाड़ी युद्ध की वजह से, और हमारे पास देखिए हम धीरे 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 फिर वही पहुंच गए कि डॉलर का संकुचन हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, और डॉलर संकुचित होता जा रहा है। हमारे पास फिर से खर्चे चलाने के लिए रोने आने शुरू हो गए, और आगे चल के वो हालात भी आ जाएंगे कि हम दिवालिया होने की स्थिति में आ जाए, ठीक। वहीं खड़े हुए, और फिर वही स्थिति है कि हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, पहले भी इंपोर्ट पहले उतने ज्यादा नहीं थे 91 के पहले, पर थे, ठीक। तो आज भी हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, उसके बाद आज तो बहुत ज्यादा है इंपोर्ट, ठीक। और इंपोर्ट ज्यादा होने का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम स्वदेशी निर्माण नहीं करते। अभी भी हम तेल के विकल्प नहीं, कच्चे तेल के विकल्प नहीं निकाल पाए। अभी भी जो हम भारत में उन कीमती उच्च तकनीक वाली वस्तुओं को नहीं बना पाते जो कि दूसरे देश बना लेते हैं, तो हम नहीं बना पाते, तो हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है। टेक्नोलॉजी हम आज भी डेवलप नहीं कर पाए, औद्योगिकरण हम आज भी नहीं कर पाए, ठीक है, रिसर्च इनोवेशन आज भी हम नहीं कर पाते, ठीक। तो इन सब चीजों में हमारी हैंडीकैप यानी कमजोर स्थितियां बनी हुई हैं, और इसलिए हम विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, और जितना विदेशों पर निर्भर रहेंगे उतने ही हम आयातित अर्थव्यवस्था रहेंगे, और निर्यात हम बढ़ा नहीं पा रहे। तो जब विदेशों से कोई परेशानी शुरू हो जाती है और हमारे रेमिटेंस आना कम हो जाते हैं, और हमारे यहाँ से निवेश जाना शुरू हो गए, क्योंकि भारत के उद्योग अब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, क्योंकि भारत में जो मांग है वो कुछ खास जाति वर्ग के कुछ करोड़ लोगों के पास ही है, और संसाधनों का युक्तिपूर्ण बंटवारा सही से हुआ नहीं। देश के ज्यादातर लोग केवल जीवन जीने लायक ही खर्चा कर पाते हैं, और देश में बृहद रूप से बड़ी मांग नहीं पैदा होती। तो अब निवेशक भी भारत से बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड अब उतनी नहीं है, ठीक। वो थे 10-20 करोड़ लोग, जितना कर सकते थे कर लिया, अब उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो उन्हें फायदे नहीं है, तो निवेशक भी बाहर जा रहे हैं, ठीक। तो आप ये देखिए कि हमारी मोटी मोटी जो समस्याएं हैं, यानी औद्योगिकरण, रिसर्च इनोवेशन, पूंजी की कमी, विदेशों पर निर्भरता, ठीक, और विदेशी मुद्रा की कमी, ठीक, ये 91 के तब भी बनी हुई थी, ये समस्या आज भी बनी हुई है, और आज भी इन सब चीजों के कोई निदान नहीं है, और यही सब चीजें मिलाकर एक आर्थिक दुष्चक्र पैदा करती हैं, यानी विशेष सर्कल पैदा करती हैं, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था तब भी फंसी थी, आज भी फंसी हुई है। पहले भी वही रोने थे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर भी लें तो उन्हें चलाने के लिए विल या अच्छा शक्ति कभी नहीं हुआ करती थी। खास जाति वर्ग के लोग उद्योगों में बैठ जाया करते थे, और वो औद्योगिक सोच को ही मार दिया करते थे। रिसर्च इनोवेशन भारत में होता नहीं है, क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली जो कि इतनी लचड़ है, खराब है, और वो खास जाति वर्ग के लोगों के कब्जे में है कि वो कभी इनोवेशन को आगे ही नहीं बढ़ाते। तो मॉडर्न रिसर्च इनोवेशन हम कर नहीं पाते हैं, और हम ऐसे स्वदेशी उद्योग नहीं विकसित कर पाते जो कि दुनिया भर में हमारे एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाए, ठीक। विदेशों पर हमारी बहुत अधिक निर्भरता है। तो वही मोटी मोटी समस्याएं जो पहले थी, वही आज भी हमारे सामने समस्याएं बनी हुई हैं,
और मोटा मोटा हम कह दूं कि हम 91 में भी भुगतान संतुलन की समस्या से रो रहे थे, महंगाई से रो रहे थे, आयात की समस्याओं से जूझ रहे थे, ठीक है। तब भी बेरोजगारी थी, तब भी शिक्षा की समस्या बनी हुई थी, रिसर्च इनोवेशन तब भी बहुत कम था। वही घिसी पिटी सी बातें थी और आज भी मोटा मोटा हमारी अर्थव्यवस्था 91 के बाद सुधारों के बावजूद भी ये 25 सालों में फिर वहीं पहुंच गई जहां से हम चले हुए थे, ठीक। और अगर हम इस पूरी चीज का एक कारण तलाशें कि आखिर क्या कारण है, मतलब हम इस समस्या से बाहर निकल ही क्यों नहीं पा रहे, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो हमें समझ में आता है कि हमने सारे प्रयोग करके देखे। हमने समाजवादी मॉडल अपनाया, जब समाजवादी मॉडल चलता था तब उसे अपनाया और संसाधनों का, पूंजी का युक्तिपूर्ण बंटवारा यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके देश में आर्थिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की। विफल रही नेहरू के दौर की 1991 में, ठीक। फिर हमने कैपिटलिस्टिक मॉडल अपनाया, पूंजीवादी मॉडल अपनाया। इससे भारत में सुधार तो हुआ, लेकिन कुछ खास जाति वर्ग, सीमित वर्गों के हाथों में सुधार गए और देश की मोटी मोटी बड़ी बहुसंख्यक जनसंख्या, जैसे हम निम्न जाति भी कहते हैं, वो इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाई। उनके जीवन में कुछ बहुत बड़े सुधार नहीं हुए और सवर्णों के हाथ में ही पूंजी, संसाधन, सत्ता सीमित बनी रही। और आज 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था फिर उन्हीं सवालों से जूझ रही है कि हमारे पास भुगतान संतुलन के लिए डॉलर नहीं है, ठीक। हमारे पास क्या बोलते हैं, विदेशी निवेशक भारत छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि भारत के उद्योगों में अब डिमांड नहीं बची हुई है, क्योंकि भारत के समाज में ही क्रय शक्ति नहीं है, क्योंकि कुछ खास जाति वर्ग के लोगों के पास ही संसाधन सीमित हैं, ठीक। फिर महंगाई की समस्या से हम तब भी जूझ रहे थे, अभी भी जूझ रहे हैं। हमारे पास रिसर्च इनोवेशन तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक। और शिक्षा के हाल बुरे हैं, पलीते लगे हैं, बेरोजगारी चरम पे है। वही मोटी मोटी प्रॉब्लम जिनसे हम पहले भी जूझ रहे थे, आज भी जूझ रहे हैं, ठीक। 78 सालों में 2 बार हम इस हालात में गुजर रहे हैं, 91 में और अब ये 2026 में। ये भी वहीं पहुंचने वाला है, बचेगा नहीं, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम, समस्या क्या है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चाहे समाजवादी मॉडल अपना ले, चाहे पूंजीवादी मॉडल अपना ले, वो वहीं पहुंच जाती है कि हमारे पास एंड में औद्योगिकरण नहीं है, हमारे पास एंड में रिसर्च इनोवेशन नहीं है, हमारे पास एंड में इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, ठीक है। इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और साथ में हमारे पास डॉलर्स, विदेशी मुद्रा की कमी बची है। भुगतान संतुलन की समस्या से हम जूझ रहे हैं। ये मोटी मोटी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूद है और ये सुलझती ही नहीं है, ठीक। इनके कारण क्या है, हम अब उन कारणों की तरफ जाएंगे कि क्या कारण है, क्यों नहीं औद्योगिक विकास हम कर पा रहे, क्यों नहीं रिसर्च इनोवेशन कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट कम हो रहे हैं, विदेशों पर हमारी निर्भरता कम क्यों नहीं होती, और क्यों नहीं हमारे पास विदेशी पूंजी या मुद्रा चीन या बाकी देशों के समान बढ़ रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हमेशा हम पूंजी की शॉर्टेज यानी विदेशी मुद्रा की शॉर्टेज से क्यों जूझते रहते हैं, ठीक। ये मोटी मोटी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को अगर हम समझना चाहें, हमारे देश में अगर आप देखिए तो इस समय जो विमर्श है, आप तमाम सारे मीडिया चैनल पे जाएं, इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, वो रोना रो रहे हैं, अरे भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा क्योंकि भारत में डिमांड नहीं है, 10-20 करोड़ लोगों के अलावा बाकी लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो भारत में कौन उद्योग और उद्योगपति, बड़ी औद्योगिक संस्थाएं भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, रिटर्न ही नहीं मिलने वाले हैं, शेयर मार्केट से लोग भागते चले जा रहे हैं, उसके बाद भारत के पास क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बाद भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या खड़ी हो गई है, हमारे पास डॉलर भी कम होते जा रहे हैं, तो हम भुगतान कैसे करेंगे, वही रोना रो रहे हैं। पर वो जो कारण है, व्हाट इज द रीजन, ये 3-4 समस्याएं हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले 78 साल से बनी हुई हैं। कारण क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक। क्या आप इस कारण को सुलझा सकते हैं? जब तक आप कारण नहीं पहचानेंगे तब तक आप भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की तरफ इसे नहीं ले जा सकते। तो चलिए हम उस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की फंडामेंटल प्रॉब्लम अगर समझना चाहें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ समाजवादी मॉडल भी फेल हो गया, यहाँ पूंजीवादी मॉडल भी फेल हो रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो जातिवादी मॉडल है, जो कास्टिस्ट इकोनॉमिक्स मॉडल है, वो यहाँ पे किसी भी मॉडल को सफल होने ही नहीं देता। और जब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था के इस जातिवादी मॉडल के निराकरण नहीं कर लेते,
तब तक चाहे आप समाजवादी मॉडल लाओ, जब तक चाहे आप कैपिटलिस्टिक मॉडल लाओ या कोई और नया मॉडल भी बना लो, समस्या नहीं सुलझने वाली। ठीक, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप वहीं फंसे रहोगे। और फिर अभी 91, फिर 2026 और चाहे 2046, आप जब तक अपनी समस्या अर्थव्यवस्था का ये जो बेसिक परेशानी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियों में बटा समाज और जातियों के हिसाब से बटे हुए काम, जब तक इन समस्याओं के निदान नहीं निकाल लेते, तब तक हम अर्थव्यवस्था के रूप में चीन, अमेरिका, जापान या किसी भी देश का नाम लीजिए, उस तरह से विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। ठीक, अब हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल है क्या? ठीक, व्हाट इज द कास्टिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, जो भारत में ना तो समाजवाद को सफल होने दिया, ना ये पूंजीवाद को सफल होने दे रहा है। आखिर ये अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल है क्या, जिसकी वजह से कुछ सुधार, भारत में अर्थव्यवस्था सुधर ही नहीं पा रही, उसकी मोटी मोटी समस्याएं वहीं बनी रहती हैं। तो इसे समझाने के लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर के व्याख्यान की तरफ आपको लेके चलता हूं कि बाबा साहब ने इस पूरे मामले को किस तरह से हमारे सामने रखा और समझाने की कोशिश की, इसे मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक, तो देखिए, अर्थव्यवस्था का जो जातिवादी मॉडल है वो है क्या, तो उसे जब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल, ठीक है, ये इसका तात्पर्य है कि भाई जहां श्रम श्रम यानी लेबर, व्यवसाय, संसाधनों का स्वामित्व, बाजार में भागीदारी, योग्यता या कौशल की बजाय जाति के आधार पर निर्भर करता है। समझिए बात को। ठीक, कि ये जो जातिवादी मॉडल है अर्थव्यवस्था का, इसमें क्या हो रहा है कि एक अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे चीन की अर्थव्यवस्था, किसी और देश की अर्थव्यवस्था हो, वहां पे क्या हो रहा है कि भाई लेबर, व्यवसाय और संसाधनों का स्वामित्व यानी रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल है, ये बाजार की भागीदारी, योग्यता और कौशल वहां पे महत्वपूर्ण होते। पर भारत में ये सब महत्वपूर्ण नहीं होते, यहाँ पे जाति पर आधारित होते। ठीक है, आपके पास कितना कौशल है, आपके पास संसाधनों पर कितना स्वामित्व है, आपकी बाजार में कितनी भागीदारी है, ये सब आपकी जात से तय होती है, ना कि आपकी योग्यता से। इसीलिए इस मॉडल को हम जातिवादी मॉडल कह रहे हैं अर्थव्यवस्था की, कि जात तय कर रही है कि लेबर कौन करेगा, जात तय कर रही है किसके पास संसाधन रहेंगे, संसाधनों पर किसका स्वामित्व रहेगा, योग्यता और कौशल का कोई लेना देना नहीं, वो भी जाति सब तय कर रही है, योग्यता कौशल बेकार। ठीक, तो ऐसा कोई भी मॉडल जिसमें योग्यता कौशल की कोई आवश्यकता ना हो, ठीक, व्यवसाय, संसाधन और श्रम पर किसका क्या बोलते हैं कब्जा रहेगा, ये सब जाति से तय होता हो, उस मॉडल को यहाँ पे अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल कहा जा रहा है। ठीक, अब इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरे अर्थव्यवस्था की जाति मॉडल पे बड़ी गहराई से शोध किए और उन्हें अपनी पुस्तक जो है एनालिसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, जो कि ऐसे के रूप में थी, उसमें एनालिसिस ऑफ कास्ट में जाति के विनाश में जो है इसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया कि बताते हैं कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि ये श्रमिकों का विभाजन। ठीक, अक्सर ब्राह्मणवादी लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई वर्ण व्यवस्था तो श्रम का विभाजन है, हमने तो श्रम बांट दिया, लेबर जो होता है, श्रम होता है, उसे बांट दिया हमने कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कामों को बांट दिया। नहीं, कामों का नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। ठीक है, श्रम का विभाजन नहीं, काम नहीं बट रहा, काम करने वाले लोगों को ही बांट रहे हो आप। ठीक, भारत में जो जातिवादी व्यवस्था है, ये श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। ठीक है, ये बाबा साहब ने बताया और वो इसे किस तरह से बताते हैं, वो कहते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए कि व्यवसाय का पूर्व निर्धारण, ठीक, प्री डिटरमाइंड ऑक्यूपेशन, किसी व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है उसका व्यवसाय पहले से तय हो जाता है और व्यक्ति को अपनी पसंद या योग्यता के अनुसार काम चुनने की आजादी नहीं होती। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तत्व आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटा 70 से 80% लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार ही काम करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक, आर्थिक सुधार हो गए, वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो भी मोटा मोटा आप देखिए कि लोग अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। आज भी जो ऊंचे वर्ण के लोग हैं वो ऊंचे कुल पेशों में अपनी कब्जे बनाए रखे हुए हैं, और जो नीचे वर्ण के शूद्र वर्ग के लोग हैं वो अभी भी सेवा क्षेत्र के ही कुछ कामों को करते रहते हैं। ठीक, और वो जाति से निर्धारित होते हैं। इतना जरूर हो गया कि कोई कभी लोहार होगा तो कभी लोहा पीटता होगा, उसकी जगह आज वो कोई ऑटो चलाने लगा होगा, कोई क्या बोलते हैं
यादव होगा, वो कभी भी भैंसों से दूध निकालता होगा, तो आज की जगह वो कोई छोटे मोटे ट्रक चलाने लगा होगा, है आज भी अपने सेवा व्यवसाय में। ठीक। और समाज के उच्च वर्ग के लोग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो समाज की जो मलाईदार व्यवसाय हैं उन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो आज भी अगर आप देखिए तो वही स्थितियां हैं, ये बदली नहीं है। और जाति की अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल है, उसमें यही तो होता है कि व्यवसायों का पूर्व निर्धारण कर दिया जाता है कि मोटे मोटे तौर पर समाज में कौन से वर्ण के लोग कौन से व्यवसाय करेंगे, ये पहले से तय हो जाता है, योग्यताओं का मतलब नहीं रहता। संसाधनों पर असमान नियंत्रण, फिर वो बताते हैं कि संसाधनों पर असमान नियंत्रण होता है। ऐतिहासिक रूप से भूमि, शिक्षा, पूंजी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर कुछ उच्च जातियों का एक अधिकार रहा, जबकि निचली जातियां केवल शारीरिक और श्रम या सेवा कार्य करती रहीं। ठीक। तो संसाधनों पर असमान नियंत्रण आज भी अगर आप देखिए तो जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में जो आर्थिक संसाधन है, ठीक, उन पर किसका नियंत्रण है? उच्च जाति वर्ण के लोगों का है। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति लोग कौन हैं? सवर्ण हैं। एक्सेप्शनली, अपवादात्मक रूप से एक आध दलित पिछड़े आपको मिल जाएंगे, अन्यथा तो सवर्णों का ही इस देश के संसाधनों पर आज भी नियंत्रण है। 100 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, 2000 साल पहले भी था। अर्थव्यवस्था पे, संसाधनों पे समाज की उच्च जाति के लोगों का नियंत्रण तब भी था, आज भी है। ठीक। और जब संसाधन इनके हाथ में रहेंगे तो ऑब्वियसली इन संसाधनों को उपयोग करने की बुद्धि भी ये लोग ही तय करेंगे। और चूंकि इनकी सोच ही नहीं है कि संसाधनों से पूंजी निर्माण करने की, इनकी सोच इतनी है कि इनके पास संसाधन है उसके जरिए लाभ अर्जित करें, निम्न जाति के लोगों से ज्यादा लाभ अर्जित करें। ये कोई पूंजी के उन्नयन और विकास की सोच नहीं रखते। ठीक। तो संसाधनों का असमान नियंत्रण होता है इसमें, जाति के अर्थव्यवस्था के जातिगत मॉडल में। ठीक। फिर गतिशीलता का अभाव रहता है। ठीक। इस मॉडल में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति ऊंची जात के किसी व्यवसाय में आ जाए। एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, आरक्षण को छोड़ दीजिए और कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर मोटा मोटा वही व्यवस्था बनी रहती है। आज भी अगर आप देश में देखिए तो जो ब्राह्मण हैं वो या तो धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, या फिर ऊंची नौकरियां कर रहे हैं, या कुछ अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं। क्षत्रियों की स्थिति भी वही है, भूमि के मालिक हैं, या फिर राजनीति करते हैं, या फिर कुछ कुलीन कार्य करते हैं। वैश्य बाजार पे कब्जा बना के बैठे हैं, अर्थव्यवस्था पे कब्जा बना के बैठे हैं, आज भी उनके वही कब्जे हैं, कल भी कब्जे थे, 1000 साल पहले भी कब्जे। शूद्र ज्यादातर आज भी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, लिविंग द एक्सेप्शन। कुछ नेता बन गए, एक दो उद्योगपति बन गए, ठीक है, एक दो ने दुकानें खोल ली, बाकी मोटा मोटा अगर आप जमीन पे देखें तो शूद्र सेवा कार्यों से संबंधित हैं। ये और बात था, पहले ठेला चलाते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, ऑटो चलाते हैं, और क्या बोलते हैं, मिनी बस चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये सब चीजें चलाते हैं, पर करते आज भी सेवा कार्य ही है। ठीक है, यही आज भी करते दिखाई दे रहे हैं, तो ये बदला नहीं, आज भी यही स्थिति है। ठीक। फिर देखिए वो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर, इस पूरी जो अर्थव्यवस्था का ये जो जातिवादी मॉडल है, इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी उसमें इसके नुकसान को बताते हुए हमें बताते हैं कि भाई देखिए, कुशलता और उत्पादकता में कमी, जब लोगों को उनकी इच्छा और क्षमता के विपरीत काम करने पर मजबूर किया जाता है तो वे उस काम में अपनी 100% नहीं देते हैं, इससे देश में कुल उत्पादकता गिर जाती है। भारत में जो योग्यतावान लोग हैं उन्हें उनकी जाति की वजह से जाति के व्यवसाय करने पड़ते हैं या छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। ठीक। समाज के उच्च जाति वर्ग के लोग योग्यता के आधार पर नहीं, अपनी जातिगत कुशलता के आधार पर, संसाधनों पर, मौकों पर कब्जा करके बैठे हैं। और जो नीचे निम्न जाति के लोग हैं वो कितने भी योग्यतावान हो, उन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलते। नतीजा ये होता है कि भाई जो लोगों की क्या बोलते उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। भारत में तो प्रोडक्टिविटी ना के बराबर। ठीक। सब बेमन से अपनी जाति के काम या कुछ काम कर रहे हैं, सब उच्च वर्ण के लोग हैं, उन्हें प्रोडक्टिव काम करने की विलासिता हासिल है, वो अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं। बाकी समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी मनमर्जी के काम करने के लिए। ठीक। फिर वो बताते हैं बेरोजगारी और गरीबी, यदि किसी जाति का पारंपरिक व्यवसाय, ठीक, बाजार में अप्रासंगिक या बंद हो जाता है तो जातिवादी बंधन के कारण वे लोग तुरंत दूसरा काम नहीं अपना पाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी हमेशा बनी रहती है। ठीक। समय बदला, काम धंधे बदले, जाति के काम कुछ बंद हो गए, कुछ नहीं होते हैं, कम होते हैं, पर समस्या ये है कि जातिवादी मानसिकता की वजह से, बंधनों की वजह से
आप दूसरे व्यवसाय भी बड़ी देर से और धीमे ही अपना पाते हैं, अपनाते भी हैं तो उनमें कुछ खास जीवन निर्वाह की स्थितियां नहीं चल पाती हैं। लगभग आदमी ना के बराबर कमाता है या बेरोजगार ही बना रहता है। ठीक है। पूंजी और बाजार का संकुचन, व्यापार और पूंजी पर कुछ ही वर्गों का नियंत्रण होने से बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। कुछ ही लोग हैं जो इस देश पर संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। कोई कंपटीशन नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव भावना नहीं है, और नतीजा बाजार में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कोई लड़ाई नहीं चल रही। गुणवत्ता विहीन सेवाएं भारत में मिलती हैं क्योंकि कंपटीशन किल कर दिया गया। जातिवादी व्यवस्था के तहत कुछ ही लोग सेवा देने वाले लोग हैं, बाजार पे नियंत्रण बना के बैठे हैं, और वो उनके तो जातिगत कब्जे हैं, और बाजार में कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को वो कभी खड़े ही नहीं होने देते। ये भी अर्थव्यवस्था के जातिवादी मॉडल की एक समस्या। ठीक। और संक्षेप में अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल एक बंद और दमनकारी आर्थिक ढांचा है जो देश के मानव संसाधनों पर पूरा इस्तेमाल होने नहीं देता है। ठीक है। और ये आज भी भारत में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टरों में ये वैसा का वैसा ही चलता हुआ आपको दिख जाएगा जैसे हजारों सालों से चल रहा है। आज भी मैला ढोने का काम एक खास जाति के लोग ही करते हैं। आज भी फसलों की कटाई का काम मशीनों के अलावा एक खास जाति के लोग ही करते हैं। आज भी मंदिरों में एक खास जाति के लोग ही बैठते हैं। आज भी व्यवसाय एक खास जाति के वैश्य वर्ग के लोगों के कब्जों में है, मोटे मोटे, लिविंग द एक्सेप्शंस। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आज भी उसी हजारों साल पुरानी जातिगत मॉडल पर आधारित है। ठीक। और इसलिए इस अर्थव्यवस्था में वो सकारात्मक सुधार नहीं हो पा रहे जो होने चाहिए। चाहे आप इसे समाजवादी मॉडल पे ले जाएं, चाहे इसे पूंजीवादी मॉडल पे ले जाएं, कुछ खास जाति वर्ग के लोग ही कब्जा बना के बैठे हैं और बाकियों के लिए अवसर नहीं है। ठीक। और इसलिए भारत आज उन समस्याओं से फिर से जूझ रहा है जिससे 1991 में हम समाजवादी मॉडल के तहत जूझ रहे थे, और 2026 में हम पूंजीवादी मॉडल के तहत भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठीक। आप थोड़ा इसे समझिए, मोटी मोटी सी बात है। ठीक। भारत में जो शैक्षणिक क्षेत्र है उस पर कुछ खास जाति वर्ग के लोगों का कब्जा है, बाकी लोगों को शिक्षा के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक। भारत की यूनिवर्सिटियां जिनका उद्देश्य शिक्षा का उन्नयन करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट देना है, स्कूल कॉलेज जिनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना है, ये सब क्या किए जा रहे हैं? कुछ खास जाति वर्ग के लोगों के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, उनके दबदबे हैं, और वो अपनी जाति और धार्मिक विचारधारा के तहत यहाँ पे ना तो किसी नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, ना ही किसी भी किस्म के सुधार को आगे बढ़ने देते हैं। ये एक रटी रटाई व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं। नतीजा ये होता है कि भारत की यूनिवर्सिटी जिनका काम उद्योगों के लिए रिसर्च का बेस तैयार करके देना है वो नहीं दे पाती। ठीक। नतीजा भारत के उद्योग जो हैं उनमें कोई रिसर्च इनोवेशन बेस उद्योग आपको दिखाई नहीं देते। ज्यादातर उद्योग क्या है, विदेशों से हस्तांतरित तकनीक पर आधारित है, ना कि स्वदेशी तकनीक पर विकसित, क्योंकि स्वदेश में तो रिसर्च इनोवेशन और तकनीक के विकास को ये जातिवादी मॉडल हतोत्साहित कर देता है। ठीक है। दूसरी तरफ जो भारत के उद्योग हैं वो उद्योगपतियों के हाथ में। उद्योगपति वैश्य समुदाय से हैं या उच्च जाति वर्ण से हैं, और इनकी सोच जातिवादी मॉडल के तहत कभी भी नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने की नहीं है। अमेरिका यूरोप की तरह इनकी सोच बड़ी सिंपल सी है, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जन करना, यानी कमीशन खाना, बीच के माल कमाना, निम्न जाति के लोगों का शोषण करके अधिक से अधिक लाभ कर कमाया जा सकता है, तो रिसर्च इनोवेशन क्यों ही किया जाए। ठीक। रिसर्च इनोवेशन नहीं होते, इंडस्ट्रियलाइजेशन हतोत्साहित हो जाता है, औद्योगिकरण करने की भी कोई जरूरत नहीं है। विदेशों से सामान लाओ, भारत में असेंबल करो और बेच दो, बीच का कमीशन कमाओ, काहे को किसी रिसर्च इनोवेशन के चक्कर में जोखिम लो ही को। ये भारत में, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही कब्जे में है खास जाति वर्ग के लोगों, तो रिसर्च इनोवेशन कभी प्रोत्साहित भारत में नहीं किए जाते। ठीक। विदेशों पर हमारी निर्भरता बनी रहती है, इंपोर्ट हमेशा ज्यादा बने रहते हैं, एक्सपोर्ट हमेशा कम बने रहते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज बनाते ही नहीं जो दुनिया भर में ब्रांड इंडिया के नाम से बिकती हो। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं। ठीक। अचार मसाले पापड़ को छोड़ दिया जाए तो ठीक यही है, लो ग्रेडेड आइटम्स को छोड़ दिया जाए। विदेशों से तकनीक पर हमारी निर्भरता है, विदेशों से आयात पर निर्भरता है, सारी कीमती चीजों पर हमारी विदेशों पर निर्भरता है। ठीक। और नतीजा ये होता है कि हमें विदेशों में सामान खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये डॉलर के
आने के स्रोत बड़े सीमित हैं, जातिवादी मॉडल की वजह से बड़े सीमित हैं। ठीक, जो कुछ लोग पढ़ लिख कर विदेश चले गए वो रेमिटेंस भेज देते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट वगैरह आता था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि भारत में जो डिमांड है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि भारत में जो औद्योगिक विकास हुआ वो कुछ जाति वर्ग के लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, और जो रियल परचेसिंग पावर है वो 10-15 करोड़ लोगों के बीच में है। बाकी लोग तो 65% जनसंख्या लगभग 5 किलो राशन पे पल रही है, तो डिमांड ही नहीं है। क्यों? जातिवादी मॉडल में निम्न जाति के लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया जाता उद्योग धंधे, व्यवसाय, वाणिज्य और शिक्षा में। तो डिमांड कहां से क्रिएट होगी? डिमांड नहीं होगी तो एक समय के बाद उद्योग ज्यादा माल नहीं बेच पाएंगे, और ज्यादा माल नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा? फिर उद्योगों से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट निकाल के शेयर बेच बेच के भाग जाएंगे। यही तो हो रहा है पिछले 25 सालों का हासिल महफिल। अब यही है कि इन्वेस्टर डिमांड की वजह से, कमी की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट निकाल के दूसरी जगह जा रहे हैं जहां उन्हें बेटर रिटर्न्स मिलते हो। ठीक, ये होता चला जा रहा है। फिर विदेशों पर बहुत अधिक निर्भरता है। फिर ईंधन के लिए, पेट्रोल के लिए, कच्चे तेल के लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भरता है, क्योंकि हम अपने देश में ऐसी तकनीकी नहीं विकसित कर पाए कि अपनी घरेलू मांग को, ऊर्जा की घरेलू मांग को पूरी कर सके। क्योंकि रिसर्च इनोवेशन को हम हतोत्साहित कर देते हैं। अंधविश्वास, धर्मांधता और जातिवाद, ये तीनों मिलकर किसी भी किस्म के नवाचार, इनोवेशन को किल कर देते हैं। ठीक, तो कभी नहीं होता। पूंजी का निर्माण जो है वो कभी नहीं हो पाता। पूंजी के लिए हमारे पास विदेशों पर निर्भरता रहती है। क्यों? क्योंकि पूंजी के निर्माण की सोच ही भारत के वैश्य समुदाय जिसके हाथ में पूंजी है उसकी है ही नहीं। उसका उद्देश्य तो लाभ कमाना है। पूंजी का उन्नयन, पूंजी का निर्माण, इनोवेशन करना, विदेशों में माल बेचना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये सब उसके उद्देश्य नहीं है। भारत के जो वैश्य समुदाय व्यापार पर कब्जा करके बैठा है उसका उद्देश्य बस बीच का कमीशन खा के लाभ अर्जन करना। ठीक, पूंजी के निर्माण में उसकी कोई सोच नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या बनी रहती है। ठीक, हमेशा हम परेशानी में घिरे रहते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर रहती है। पॉलिटिकल विल है वो शुरू से कमजोर है। इस जातिवादी मॉडल को तोड़ने के लेकर कोई प्रयास ही नहीं किए जाते। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए और कॉस्मेटिक सुधार कर दीजिए मोटे मोटे। यानी अब भी सुधार जो किए जाएंगे आर्थिक अर्थव्यवस्था में, भविष्य में जो भी मोदी सरकार करेगी, वो सब भी समाज के उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। आप ध्यान रखिए, मोदी सरकार के स्टेप, सोना मत खरीदो, कौन खरीदता? अमीर लोग खरीदते हैं। ठीक, डॉलर मैकेनिज्म को सुधार अमीरों के लिए। अभी भी सरकार मोटे मोटे तौर पर जो करेगी वो समाज के उस 10-15 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही प्रयास करेगी। और अभी भी सरकार के आप सुधार देखिएगा, वो ऐसे नहीं होंगे कि हम भविष्य के बाजार तैयार करें, समाज के कमजोर वर्गों की आय बढ़ा दें, उनके हाथ में नगद पैसा दें, क्या बोलते हैं, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ा दें, उनके जीवन में सुधार लेकर आए, शिक्षा लेकर आए ताकि वो भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। ये सब कुछ नहीं किया जाए। अभी भी समाज के सवर्ण वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर भविष्य के सुधार किए जाएंगे। और फिर हम फिर वही रोना रो देंगे मनमोहन सिंह के जमाने के जैसे कि अब भाई नव औद्योगिकरण होगा, नव उदारवाद होगा, नव वैश्वीकरण होगा, सब कुछ होगा, लेकिन होगा केवल समाज के उच्च जाति वर्ग के लोगों को और उनके हितों को ध्यान में रखकर। देश के सभी जाति वर्ग के लोगों को इंक्लूड करके, उनके जीवन में सुधार करके ये सब कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो फिर कुछ समय बाद हम फिर वहीं फंस जाएंगे जैसे आज फंसे हुए हैं कि भाई एक सीमित वर्ग, छोटा सा वर्ग है जिसके हाथ में पूंजी है, धन है, संपत्ति है, उसके हाथ में छोटी सी डिमांड है, और वो डिमांड जब फुलफिल हो जाती है, पिछले 25 वर्षों में भूल चुकी है, सैचुरेशन आ चुका है, उसकी और क्षमता नहीं है सामान खरीदने की, तो उद्योग धंधे व्यवसाय सीमित हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, निवेशक पैसा निकाल कर भागने लगते हैं, ये समस्या होने लगती है। ठीक, एक छोटे से वर्ग को शिक्षा दी जाती है, वही वर्ग विदेशों में जाके काम करता है, पर वो काम लेबरगिरी का करता है, और जिसे कहते हैं स्किल लेबर बन के काम करता है, वो रिसर्च इनोवेशन के काम नहीं करता। नतीजा आज हम उस स्थिति में फंसे हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आने के बाद वो जो लेबर क्लास जॉब थे, स्किल लेबर के जॉब थे, वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हमने रिसर्च इनोवेशन किया ही नहीं। तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो रही है और आगे और होती चली जाएगी। ठीक, तो दर्शकों, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमारे देश की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनकी जड़ में अर्थव्यवस्था का जो जातिवादी मॉडल है वो जिम्मेदार है।
जब तक आप अर्थव्यवस्था के उस जातिवादी मॉडल का निराकरण नहीं करते, तब तक आप चाहे समाजवादी मॉडल को लेकर आ जाओ, चाहे पूंजीवादी मॉडल को लेकर आ जाओ, कोई भी मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। और आज हम जहां पर खड़े हैं, जहां एक वैश्विक समस्या आई, 1991 में भी वही वैश्विक समस्या थी, 1990 में रूस, 90-91 वही रूस का विघटन हो रहा है, विश्व में मंदी आ रही है और भारत दिवालिया होने के हालात में पहुंच गया। और आज 2026 में भी हमारे वही हालात हैं कि एक वैश्विक समस्या आई, खाड़ी युद्ध से सप्लाई लाइन रुक गई और हमारे सामने फिर वही भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी हो गई। हम डॉलर के लिए रो रहे हैं, हम महंगाई के लिए रो रहे हैं, हम घरेलू मांग की पूर्ति के लिए रो रहे हैं और हमारे पास खर्चा करने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी बनी हुई। ठीक। और इन सब के जड़ में क्या है? वही जातिवादी मॉडल, जो कुछ खास जाति वर्ग के लोगों को ही आगे बढ़ने के अवसर देता है, बाकी लोगों को इंक्लूड नहीं करता इस अर्थव्यवस्था में। नतीजा इस अर्थव्यवस्था का समुचित विकास नहीं हो पाता। ठीक। तो ये जो पूरा समस्या है, ये जो अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र है, विशियस साइकिल है, ये टूट नहीं सकता। ठीक। हम ऐसे ही घूमते रहेंगे इसमें, कभी समाजवाद की बात करेंगे, कभी पूंजीवाद की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। हो सकता है कभी साम्यवादी बातें भी हो जाए, लेकिन इस समस्या की जड़ में जो जातिवादी मॉडल छुपा हुआ है, जब तक आप उसे नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप संसाधनों को, पूंजी को, शिक्षा को कुछ खास जाति वर्ग के लोगों से आजाद करके सभी के पास नहीं पहुंचाएंगे, सभी का विकास नहीं करेंगे, सभी का उन्नयन नहीं करेंगे, सभी को इस अर्थव्यवस्था में जोड़ेंगे नहीं, ठीक, तब तक ये अर्थव्यवस्था सेल्फ रिलायंट नहीं बनेगी, आत्मनिर्भर नहीं बनेगी। ठीक। जब तक हम समाज में इस जातिवादी मॉडल को तोड़ के लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक रिसर्च इनोवेशन नहीं होगा। और जब तक रिसर्च इनोवेशन नहीं होंगे, तब तक हम स्वदेशी तकनीक विकसित नहीं कर पाएंगे। स्वदेशी तकनीक नहीं होगी, स्वदेशी उद्योग नहीं विकसित होंगे, और स्वदेशी उद्योग नहीं होंगे, तब तक विदेशों में हम कुछ ऐसा नहीं बेच पाएंगे जो दूसरे देश नहीं बनाते। ठीक। हमेशा विदेशी तकनीक को आयात ही करते रहें, ये नहीं होगा। और तब तक, जब तक कि भारत की एक खास जाति वर्ग के हाथ में बाजार है, पूंजी है, संपत्ति है, वैश्य समाज के हाथ में, तब तक वो इस तरह की किसी चीज को होने भी नहीं देगा, क्योंकि वो लाभ अर्जन करने की मानसिकता रखता है, ना कि पूंजी के निर्माण, निवेश, इनोवेशन, औद्योगिकरण, इन सब पे उसका कोई ध्यान नहीं। वो अपनी जाति की श्रेष्ठता को बनाए रखना चाहता है। ठीक। तो ये कुछ सीमित आधारों पे मैंने बात रखी हुई है। ठीक। आप किसी भी भारत की आर्थिक समस्या को देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी को, चाहे अशिक्षा को, शिक्षा को, चाहे निवेश की कमी को देख लीजिए, चाहे औद्योगिकरण की कमी को देख लीजिए, चाहे क्रय शक्ति किस सीमित वर्ग के हाथ में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के किसी भी आयाम को छुई, आपको उसके अंदर जातिवादी मॉडल ही दिखाई देगा कि जातिवाद की वजह से कुछ खास वर्ग के लोग वहां कब्जा करके बैठे हैं और उस क्षेत्र में विकास वो नहीं होने दे रहे। ठीक। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था जहां 1991 में खड़ी थी, आज फिर हम वहीं पे 2026 में मात्र 25 सालों के बाद सुधार करने के बावजूद भी उन्हीं मूलभूत परेशानियों से जूझ रहे हैं, महंगाई से, ठीक, भुगतान संतुलन की समस्या से, औद्योगिकरण से, निवेश की कमी से, बाजार में क्रय शक्ति की कमी से, बेरोजगारी से, हम फिर उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनके हल निकालने के लिए 1991 में हमने आर्थिक सुधार किए थे। ठीक। और आज भी हम फिर उसी दुष्चक्र में वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, और शायद 2046 में भी हम फिर वहीं खड़े होंगे। हो सकता है अभी कुछ कॉस्मेटिक सुधार कर दिए जाएं और समाज के उच्च वर्ग को फिर से और मोटा तगड़ा कर दिया जाए कि अगले 10-15 साल तक ये कुछ और डिमांड क्रिएट करके कहीं से कुछ थोड़ा व्यवस्था करता रहे। लेकिन जब तक जातिवादी मॉडल को नहीं खत्म किया जाएगा, उसका निराकरण नहीं किया जाएगा, तब तक आप कभी भी ऐसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते जो एक्सपोर्ट बेस्ड हो, जो रिसर्च इनोवेशन बेस्ड हो, जो एजुकेशन को महत्व देती हो, जो क्या बोलते हैं पूंजी के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करती हो, जो बाजार में क्रय शक्ति बढ़ाती हो। आप ऐसी व्यवस्था को निर्मित नहीं कर सकते। ठीक है। हमें समझना पड़ेगा
कि हमें देश के सभी नागरिकों को इस अर्थव्यवस्था में शामिल करना पड़ेगा ताकि क्रय शक्ति बढ़े, सभी के पास क्रय शक्ति हो। जब क्रय शक्ति होगी तब क्या होगा? मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तब उद्योग होंगे, उद्योग होंगे तब औद्योगिक निवेश होगा, तब विदेशों से पैसे आने शुरू होंगे। ठीक, और अगर आपको डॉलर कमाने हैं, विदेशी मुद्रा कमानी है, तो फिर आपको रिसर्च इनोवेशन, शिक्षा में कुछ खास जाति वर्ग के लोगों के कब्जे हटाने पड़ेंगे, R&D पर ध्यान देना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे समाज को लाना पड़ेगा, और तब जाकर हम कुछ ऐसी R&D कर पाएंगे, रिसर्च इनोवेशन कर पाएंगे जो भारत की स्वदेशी तकनीक होगी, जिसकी विदेशों में डिमांड होगी। तब हमारे एक्सपोर्ट्स उस लेवल पे बढ़ेंगे जिसके लेवल पर चीन के एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिका के हैं, किसी अन्य देश के। ठीक है, तब तक हम ऐसे ही गोल चक्र में घूमते रहेंगे और हर 10-20 सालों में वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां पे 1991 में खड़े थे समाजवादी मॉडल के नष्ट होने पर, और जहां हम 2026 में खड़े हैं पूंजीवादी मॉडल के बिखरने की संध्या पर, यानी उसकी पूर्व संध्या पर खड़े हुए। ठीक, शायद 2040 में भी हम किसी नए मॉडल के साथ वहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के ये जो जातिवादी मॉडल है इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक, और इसके बारे में हम सोचते भी नहीं। ठीक है, तो दर्शकों, ये कुछ सीमित आधार पे मैंने अपनी बात रखी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर की आप एनालिसिस ऑफ कास्ट में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने और सारे ध्यान मुद्दों पर यहाँ पे बात रखी है। मैंने केवल एक मॉडर्न कॉन्टेस्ट में उनके कुछ रेफरेंसेस का यूज किया है ताकि हम बता सकें कि जब तक आप अर्थव्यवस्था के इस जातिवादी मॉडल को नहीं सुलझाएंगे तब तक समाजवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद, कोई सा वाद भारतीय अर्थव्यवस्था को वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। और फिर यही होता रहेगा कि वैश्विक समस्या आएगी और हम फिर परेशानी में पड़ेंगे और फिर रोते रहेंगे और फिर परेशान होते रहेंगे कि हमारे पास भुगतान संतुलन नहीं है, डिमांड नहीं है, तमाम सारी चीजों से रोते रहेंगे। ठीक, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुल मोटा मोटा सार हमारे सामने इस पूरे मुद्दे का निकल के आ रहा है, और हल वही है कि आप सुधार करिए, और जब तक आप इस जातिवादी मॉडल को जो अर्थव्यवस्था में है इसे नहीं सुधार लेते तब तक ऐसे ही बार बार हम वहीं आते रहेंगे जहां पर हम आज मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिन पर देश के अर्थशास्त्रियों को ध्यान देने की जरूरत है। मेरी उन सारे अर्थशास्त्रियों से अपील है जो तमाम सारी बातें बता रहे, रो रहे हैं बैठ के यहाँ पे मीडिया हाउसेस में बैठ के, क्या रे भारत में डिमांड नहीं है, 10 करोड़ लोगों के पास ही रियल परचेसिंग पावर है, 80 करोड़ लोग जो हैं वो सरकारी 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं, कोई रियल डिमांड नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट निकाल कर लोग भागे जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स भागे जा रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत की धीमी हो गई है क्योंकि डिमांड नहीं। अरे भाई, तुम 100 बातें कर रहे हो, भारत के एक्सपोर्ट ऐसे नहीं है कि जिनसे डॉलर आते हों, इंपोर्ट पर हमारी बहुत निर्भरता है। अरे भाई, आप सारी बातें करो पर आप बताओ कि इसकी वजह क्या है। इसकी जड़ में वो जातिवादी मॉडल है जो किसी भी किस्म के सुधार को होने ही नहीं देता, जो समाज के 80-85% लोगों को आर्थिक सुधारों से दूर कर देता है, पूंजी, संपत्ति, श्रम को अपने कब्जे में कर लेता है, जो दूसरों को मौका ही नहीं देता। ये उसके केंद्र में, जो किसी रिसर्च इनोवेशन वे समाज को बनने ही नहीं देता, जो समाज को पिछड़ा का पिछड़ा बनाए रखता है। इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था वैसे नहीं सुधर सकती, और चाहे हम कोई भी मॉडल लगा ले, बार बार हम वहीं आकर खड़े हो जाते। ठीक, चलिए, तो आप इसके बारे में और डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में जाकर और सारी डिटेल में पढ़ सकते हैं और इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देश के आर्थिक हालातों को भी क्या बोलते हैं, हमें जातिगत दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा, तभी जाकर हम वास्तव में देश में सुधार को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो दर्शकों, ये पूरे देश के सूरत हाल हैं, और मोटी मोटी बात यह है कि हम बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हमारे पास डॉलर लगातार कम होते चले जा रहे हैं। मात्र कुछ महीने में 90 से 95 रुपया हो गया है, और डॉलर इतनी तेजी से मजबूत हुआ, रुपया इतनी तेजी से गिरा है, दुनिया की कोई करेंसी इतनी तेजी से नहीं गिर रही है, और आने वाले कुछ समय में बताया जा रहा है कि हम बहुत बुरी स्थिति में फंसने वाले। मोटा मोटा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिर से दिवालिया होने के रास्ते पर
चल रही। क्या ये चीज सुधारी जा सकती है? नहीं सुधारी जा सकती। ठीक, अगर खाड़ी युद्ध बंद भी हो जाए तो भी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि ये सब खाड़ी युद्ध से पहले से चल रहा था। आपको अगर मेरी पुरानी स्ट्रीम पता होगी तो मैं बताया था दिसंबर में ही रुपया 90 पे पहुंच गया था। युद्ध की वजह से ये ज्यादा तेज हो गया। युद्ध ना होता तो भी यही हाल होने थे, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम है आपकी अर्थव्यवस्था में, और अब वो प्रॉब्लम पीक पे पहुंच गई। 25 सालों में वो समस्याएं सुलझाई नहीं गई और बढ़ बढ़कर वो बीमार होकर बड़ी हो गई। तो समस्याएं तो हैं, सुलझाई गई, और इस वजह से वो समस्या फिर 1991 की तरह हमारे सामने आकर आज खड़ी हो गई। एक वैश्विक समस्या का सामना करना पड़ा और हम फिर से वहीं खड़े हैं जहां 91 में खड़े हुए थे। ठीक, अब सरकार ये सोच रही है कि वो ऑयल बॉन्ड जारी करे, और ऑयल बॉन्ड कह रहा हूं, ये बॉन्ड जारी करे, डॉलर बॉन्ड जारी करे, और डॉलर जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करे और विदेशों में डॉलर आमंत्रित करे, ताकि भारत की डॉलर की समस्या सुलझाई जा सके। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे बॉन्ड को कोई खरीदने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ठीक, सरकार जो भारत की बैंक्स हैं उनसे डॉलर मांग रही है कि हमें डॉलर दे दो, बदले में रुपए ले लो, ताकि कुछ खर्चा चल जाए। ठीक, सरकार बॉन्ड जारी करना चाहती है विदेशों में ताकि डॉलर मिल जाए। तो कॉस्मेटिक उपाय सारे किए जा रहे हैं, लेकिन रियल जो परेशानी है उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा। रियल परेशानी वही है, अर्थव्यवस्था का जातिवादी मॉडल। और जब तक आप इससे नहीं सुधार लेते, ठीक, तब तक आप फिर वहीं पर आकर खड़े होते रहो। और इस बार तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह के समय जैसे वो सुधार भी नहीं कर पाएंगे। भाई मनमोहन सिंह ने तो चलो कुछ सुधार करके इतने सालों तक इन चीजों को आगे धका दिया था। ठीक, लेकिन मोदी के सामने तो मुझे लगता है वो विकल्प भी मौजूद नहीं है जो मनमोहन सिंह के समय सामने मौजूद थे। ठीक, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत कुछ सुधारने की स्थिति में, बस ये समय काट रहे हैं। और हम सबको पता है हम बड़ी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की स्थिति की तरफ आगे बढ़ रही है, और हम सब देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, महंगाई बढ़ रही है, सब तमाशा देख रहे हैं। ठीक, ये सोच रहे हैं युद्ध खत्म हो जाएगा तो इससे समस्या सुलझ जाएगी। नहीं भाई, युद्ध से कुछ नहीं सुलझने वाला। पेट्रोल के रेट, कच्चे तेल के रेट अब कम नहीं होंगे। ठीक, वो तो बढ़ चुके। डॉलर ऐसे ही कमजोर होता रहेगा, निवेशक ऐसे ही भागते रहेंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है। थी जितनी, हो गई सेचुरेशन पे। 20-25 साल में जितनी डिमांड थी हो गई, सेचुरेशन आ गया। ठीक, हो गया। नए लोगों की परचेसिंग पावर आप बढ़ा नहीं पा रहे। जातिवादी मॉडल में आप उन्हें ऊपर ही नहीं उठाना चाहते। एजुकेशन का आपने बट्टा बैठा के रखा हुआ है। खास जाति वर्ग के लोगों के यूनिवर्सिटी, रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन पे कब्जे हैं। वो कोई नई रिसर्च होने ही नहीं देते। तो इनोवेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, तो आप नए कौन से उद्योग स्थापित कर लोगे? फिर एक्सपोर्ट किस चीज का करोगे? वही अचार, मसाले, पापड़, दालें, अनाज, वही बेचोगे जो अभी बेच रहे हो, या फिर चीन से रॉ मटेरियल मंगा के जोड़ जाड़ के कुछ बेच दोगे, आईफोन बना के। खुद कुछ नहीं कर पाओ। तो यही रहेगा, इंपोर्टेड जो टेक्नोलॉजी है उसी से कुछ उपयोग करके, रिकंस्ट्रक्शन करके कुछ बेचते बाजते रहेंगे। डोंट हैव एनी सोल्यूशन। ठीक, तो दर्शकों ये हमारी अर्थव्यवस्था के सूरत हाल है। मामला थोड़ा तकनीकी है और आपको थोड़े धैर्य रख के इन चीजों को सुनना समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं अर्थव्यवस्था कोई सरल विषय नहीं है जिसे आसानी से समझा जा सके। ठीक, लेकिन फिर भी जो समस्याएं हैं वो तो हैं ही, और उनके निदान के लिए अगर वास्तविक कार्य नहीं किए जाएंगे तो हम वही खड़े होंगे जहां पहले खड़े हुए थे। आज 1991 में खड़े थे, आज 2026 में खड़े हैं, फिर 2036 में भी वहीं खड़े होंगे। पर मुझे तो लगता है इस बार 2036 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उससे पहले ही बहुत बुरे हालात में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनके पास तो मनमोहन सिंह जैसी काबिलियत भी नहीं है कि उस समय जो सुधार करके थोड़े दिनों तक चीजें टाल दी गई थी 25 सालों तक, वो भी टालने लायक हालात अब नहीं ये बना पाएंगे। ठीक, तो बुरे दौर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और तैयार रहिए। ये जो कुछ भी जातिवादी व्यवस्था की वजह से परेशानियां देश में आने वाली है, इन्हें भोगने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि हम जातिवादी व्यवस्था के निराकरण नहीं कर पाए। ठीक, हम डॉक्टर अंबेडकर का एनालिसिस ऑफ कास्ट नहीं कर पाए,
और इसलिए आज हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, और ये काफी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि ये सब हमारी किचन तक जाएगा, हमारे जीवन तक जाएगा, हमारे खाने पीने तक जाएगा। ठीक, चलिए तो मैं इसे यहां से एंड करता हूं और